Hello everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर। एंड यहाँ है आपके पास डिवीजन ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सो इकोनॉमीज यानी कि अर्थव्यवस्था आपके पास कितने प्रकार की होती है, किस किस आधार पर हम इकोनॉमी का विभाजन कर सकते हैं, वही आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिस पे। आपके पास कुछ आधार होते हैं जिन आधारों पे हम इकोनॉमी का वर्गीकरण करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आधार हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो है हमारा नेचर बेस्ड डिवीजन, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पे, यानी कि आपके पास आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, कि आपके पास कितने प्रकार है आपके अर्थव्यवस्था के। अब देखिए, सिंपली अगर मैं इसको आपके पास कहूं तो हम कह सकते हैं आपके पास कि अर्थव्यवस्था में किसका अधिकार है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सा जो राज्य का अधिकार है, या फिर आपके पास पूंजीपतियों का अधिकार है, या फिर कौन इकोनॉमी को ऑपरेट करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस वाली अर्थव्यवस्था को। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास हम अर्थव्यवस्था का विभाजन तीन प्रकार से करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड देन आता है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड देन आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हमने इसको वन बाइलिंगुअली भी समझा रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको हिंदी में कहा जाता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको कहा जाता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, एंड आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसको कहा जाता है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमारी भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, अब हम नंबर वाइज इसको डिस्कस करते हैं कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, एंड आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। अब देखिए, जब भी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है बेटा, ये सबसे पहले आपको पता है कि ये जो एडम स्मिथ जी थे हमारे, उन्होंने ही इस व्यवस्था की स्टार्टिंग कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास हम कहते हैं जो भी उत्पादन के संसाधन होंगे, उत्पादन के साधन आपके पास कौन से होते हैं इकोनॉमी में, हम पढ़ते हैं उत्पादन के चार प्रकार के साधन, जिसमें हम देखते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे लिखें तो आपके पास उत्पादन के साधन होते हैं कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो भूमि है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में लैंड कहते हैं, आपको पता है, और इसको हम श्रम को लेबर कहते हैं, और पूंजी को हम कैपिटल कहते हैं, एंड उद्यम का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। अब देखिए, इनको जब हम वेजिस देते हैं, जैसे कि आपके पास जो श्रम है ना, जब हम श्रम लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, मान लीजिए हमने अपने खेतों में काम करने के लिए लेबर लगाई, तो उनको जो पैसा दिया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वेजिस। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन से उत्पादन के साधन को हम किस रूप में वेतन देते हैं। ठीक है जी। तो जो आपका लैंड होता है, लैंड को दिया जाता है आपके पास किराया, यानी कि आपका रेंट, और वेजिस को हम बोलते हैं मजदूरी, एंड पूंजी को क्या मिलता है? पूंजी पर जो है आपके पास ब्याज मिलता है, यानी कि इसको कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि आपका ब्याज। एंड एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब कोई उद्यमी जो कि किसी लाभ के उद्देश्य से आपके उत्पादन करता है वस्तुओं या सेवाओं का, तो उसको हम उद्यमी कहते हैं, और इसमें आपके पास मिलता है लाभ, यानी कि आपका प्रॉफिट। ठीक है। तो ये है आपके पास उत्पादन के साधन, और ये है इनको मिलने वाला वेतन, किस रूप में वेतन मिलता है। ये आपके पास समटाइम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है इन चारों ही चीजों को। तो जब हम बात करते हैं आपकी एक इकोनॉमी की, यानी कि आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी ये उत्पादन के साधन है ना, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, आपकी उद्यम है, इन पे किसका कंट्रोल होता है? आपका निजी स्वामित्व होता है। यानी कि आपके पास जो कंट्रोल होगा वो आपकी कंपनियों के हाथों में होता है।
किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। ठीक है जी, इसी को हम कहते हैं आपका पूंजीवाद। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा पूंजीवाद की और गवर्नमेंट के पास कंट्रोल ना होने की, तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। कंपटीशन इन द सेंस कि एक व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरा उत्पादन ज्यादा हो, दूसरा भी यही चाहेगा कि मेरा उत्पादन ज्यादा हो। ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, गवर्नमेंट का बहुत कम रोल है, तो आपका जो शोषण है लोगों का, या फिर आप हम कह सकते हैं लेबर का शोषण है, वो ज्यादा मात्रा में होगा। तो इन्हीं सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं, इनको हम कहते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार आप लोग देख लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी कंपनियों या व्यक्तियों के हाथ में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और सभी आर्थिक निर्णय बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता या फिर बहुत कम हस्तक्षेप होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार उनको प्लीज देख लीजिएगा, सो दैट आगे आपको किसी भी टाइप की डिफिकल्टी ना आए। तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, और आज यहाँ फिर से ये पॉइंट आ गया है आपका कि आपका जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट मार्केट में नहीं है, तो वस्तुओं का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ठीक है जी, वस्तुओं का जो कीमतें हैं वो कौन निर्धारित करेगा? उस समय वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर। मतलब कि जितनी आपकी डिमांड होगी और आपकी सप्लाई होगी, उसी अकॉर्डिंग आपकी प्राइस होगा कमोडिटीज का। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं बाजार की शक्तियां, यानी कि आपकी मार्केट पावर्स या डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है जी। तो ये कंडीशन आपके पास है, और जो आपका कैपिटलिस्ट होता है उसको आपको पता है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका लाभ कमाना होता है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपकी इनकी विशेषताएं क्या है, वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने निजी स्वामित्व की बात की थी, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है जी। तो उसके बाद लाभ की प्रेरणा, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉफिट कमाना, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ये कमाना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन का मतलब है, अब देखिए जब हम बात करते हैं बेटा कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ एक कंपनी होगी, आपके पास दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म्स आपके मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। तो वहां पे क्या होता है, कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। एक फर्म चाहती है कि मैं ज्यादा आगे निकलूं, दूसरी फर्म चाहती है कि मैं ज्यादा आगे निकलूं। ठीक है जी। तो ये होता है, आपके पास कंपटीशन बढ़ जाता है ऐसी सिचुएशन में। एंड उसके बाद है आपका न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, यानी कि आपका मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और इसी को हमने आपके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एडम स्मिथ जी ने इसको इसको क्या कहा था, लेजिस फेयर, लेजिस फेयर कहा था। ठीक है जी। यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो आपका बहुत न्यूनतम होगा। उसके बाद है आपका स्वतंत्र मूल्य निर्धारण, यानी कि जो मूल्यों का निर्धारण है, प्राइस है वस्तु का, वो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं है। उसको डिसाइड किया जाएगा स्वतंत्र रूप से डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, मांग और आपूर्ति के द्वारा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा डिमांड की ना, मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इलेबोरेट करके समझते हैं कि अगर आपके पास वस्तु की मांग ज्यादा है, ठीक है जी, वस्तु की मांग ज्यादा है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो दुकानदार है या फिर बेचने वाले हैं, उनको पता है कि वस्तु की तो डिमांड ज्यादा की जा रही है, उस वक्त क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी। और अगर आपके पास मांग कम है, यानी कि एक वस्तु है वो ना जाने कब से पड़ी हुई है, उसकी जो है मांग ही नहीं है बाजार में, तो लोग क्या करते हैं, फर्म क्या करती है कि उसकी जो प्राइस है उसको कम कर देती है। आपने सेल सुना है ना कि भाई किसी दुकान में आपकी कपड़ों की सेल लगी है, तो वो सेल क्यों लगती है? क्योंकि उसकी मांग ही नहीं है बाजार में। इस वजह से क्या किया जाता है कि जो पुराने वाला स्टॉक है उसको बाहर निकालने के लिए उसकी कीमतों को कम कर दिया जाता है, ताकि लोग ये देखकर आकर्षित हो सके कि अब तो वस्तु का प्राइस कम हो गया है और अब हम उस कमोडिटी को परचेज करेंगे, यानी कि खरीदेंगे। तो यहाँ आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, इसी तरीके से आपका काम चलता है। ठीक है जी। तो ये है आपका स्वतंत्र मूल्य निर्धारण। एंड उसके बाद आपके पास क्या है, उपभोक्ता को सर्वोच्च माना जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कंपटीशन होगा। मान लीजिए हमने कंपटीशन में कैसे कहा था कि 10 फर्म्स है, ये ए फर्म है, ये बी फर्म है, ये सी फर्म है, ये डी फर्म है। मान लीजिए 4 फर्म्स आपके पास है, तो इसका मतलब क्या है, सभी की सभी फर्म्स जो है एक जैसी वस्तुओं का निर्माण कर रही है। तो अब
उपभोक्ता को सर्वोच्च माना जाने का मतलब क्या है कि एक फर्म जो है ना अपने हिसाब से प्राइस नहीं चेंज कर सकती, ठीक है जी, कीमतों को निर्धारित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका प्राइस 20 रुपए है, सभी आपके सभी फॉर्म्स में, ए में भी, बी में भी, सी में भी एंड डी में भी 20 रुपीज प्राइस है आपकी किसी कमोडिटी का। अब हम मान लेते हैं कि ये जो वाली फर्म है ना, ए वाली फर्म अपनी प्राइस को बढ़ा के 20 से 30 कर देती है, प्राइस को ये इंक्रीज कर देती है और 20 रुपीज से बढ़ा के 30 रुपीज कर देती है। अब खुद सोचिए आप लोग, सेम फर्म्स और भी है और सेम वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, बी, सी और डी भी, ठीक है। अब जो लोग पहले ए से कमोडिटी को लेते थे, अब वो उनसे लेना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पता है कि ए ने तो प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन बी, सी और डी भी तो अभी आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इसका मतलब जहां पे प्राइस बढ़ा वहां से अब आप वस्तुओं को नहीं लेंगे, बल्कि वहां से लेंगे जहां पे आपके पास प्राइस अभी भी कम है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उपभोक्ता के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कहाँ जाना चाहता है, ठीक है जी। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पे फर्म आपकी क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर यानी कि प्राइस को लेने वाली, स्वीकार करने वाली, प्राइस को निर्धारित करने वाली नहीं होती, प्राइस को स्वीकार करने वाली होती है। किस प्राइस को? जो आपके कंज्यूमर द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है? मेन फीचर्स है आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। ध्यान रखना आपने, ये जो चीजें हैं आपके आपको रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए इसमें, कि आपके परफेक्ट कंपटीशन है तो क्यों है, आपके लेजिस फेयर है तो क्यों है, क्या रूल होगा इसमें, कंज्यूमर अगर इसमें किंग है तो क्यों है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको मेनली पता होनी चाहिए। एंड देन हम बात करते हैं इसके लाभ और हानियों की। अब लाभ आपके पास क्या है? देखिए, जब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन होता है ना बेटा, तो वहां पे मैंने अभी जैसे आपको बताया कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होगी, बहुत सारी फर्म है, कंपटीशन ज्यादा है। तो कंपटीशन ज्यादा है, अब सारी फर्म्स क्या चाहेंगी कि वो अच्छे से अच्छा उत्पादन करे, ऐसा उत्पादन करे कि लोग उससे आकर्षित हो सके। क्योंकि देखिए, कीमतें तो बढ़ा नहीं सकते, ये तो हमने अभी देख लिया कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अब लोग हमारी वस्तु को ले, दूसरे की वस्तु को छोड़ के, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्पेशल चीजें देनी पड़ेगी। यानी कि आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स लानी पड़ेगी जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा दिखे। अगर सबसे अच्छा दिखेगा, इसका मतलब वहां पे क्या है? नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी, नई नई टेक्निक्स आएगी, इनोवेशंस होगी इकोनॉमी में। तो पहला फायदा, पहला लाभ तो आपका ये है कि आपके कैपिटलिज्म की वजह से इनोवेशन और टेक्निकल प्रोग्रेस होती है इकोनॉमी में। एंड दूसरी चीज आपके पास क्या है? अब देखिए, ये इसी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड हो गई, पहले आप किसी वस्तु का उत्पादन लेबर की हेल्प से करते थे, अब आपने उसके लिए मशीन ला दी है, ठीक है। अब उस मशीन से क्या होगा? आपके पास ऑब्वियसली उत्पादन बढ़ेगा। जिस काम को लेबर 3 दिन में करती थी, उस काम को जो मशीन है वो 3 घंटे में भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है? कि उत्पादकता में यानी कि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो। एंड उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका संसाधनों का कुशलतम उपयोग, यानी कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी हमारे पास संसाधन है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन है इकोनॉमी में, तो हम क्या कर सकते हैं? प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अब हम चाहेंगे कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हम अपना प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। इस वजह से हम क्या चाहेंगे कि अगर आपके पास मशीन लगती है तो मशीन आप लगाएंगे, अगर आपके पास लेबर के थ्रू बेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो आप लेबर लगाएंगे, लेकिन कुशलता के साथ अपने सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, बेस्ट तरीके से काम करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी फर्म्स है, अब इंडिविजुअल के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फर्म से प्रोडक्ट को लेना चाहती है और किससे प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहती, ठीक है जी। तो ये है आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम। एंड अगर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, यानी कि हानियों की, तो हानियों में आपके पास आ जाता है सबसे पहला तो है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब क्या होता है बेटा? सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पे आती है। और सोशल इनइक्वालिटी किस वजह से आती है? कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आपके पास है। अब सामाजिक असमानता इसमें कैसे आएगी? कि आपके मान लीजिए कोई फर्म है जिसके पास क्या है कि कम कॉस्ट पे वो अपनी वस्तु का उत्पादन कर पा रही है, लागत कम आ रही है, ठीक है। अगर लागत कम आ रही है तो ऑब्वियसली आपके पास उसका प्राइस भी कम जाएगा। अब प्राइस कम जाएगा तो लोग, सारे के सारे लोग जो है उसी से कमोडिटी को परचेज करेंगे, जिससे कि उसकी इनकम बाकियों के कंपैरिजन में आपकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपके पास आता है बेरोजगारी और शोषण। यस, इसमें क्या है आपका कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके पास
आपका कैपिटलिज्म है। इसमें क्या है, आपकी जो प्राइवेट कंपनीज है उनके हाथों में काम है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो प्राइवेट कंपनीज ये चाहेगी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम लिया जा सके। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है। एंड उसके बाद है आपका पूंजी का केंद्रीकरण, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ये बेटा आपके ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, इसी से रिलेटेड है कि कुछ ही लोगों के पास पूंजी होती है, बाकी लोग जो है पूंजी से वंचित रह जाते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद आपके पास है सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा। अब देखिए, जब आपके पास हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, यानी कि निजी हाथों में आपके जो भी कंट्रोल है वो निजी लोगों के पास है, कंपनीज के पास है, तो इसका मतलब वो क्या चाहेगी, उनका बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा उनका अपना लाभ हो, लोगों के कल्याण के बारे में वो नहीं सोचेगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, एक और यहाँ पे डीमेरिट या फिर हानि है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज आपके पास इस टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में आती है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इकोनॉमी की, और ये है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म के बिल्कुल उलट है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके उत्पादन के संसाधन है उसमें आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, राज्य का कंट्रोल होता है। ठीक है जी। और ये जो सोशलिज्म की विचारधारा है, ये सबसे पहले कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी, जब उन्होंने अपनी जो दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है जी। उनकी बहुत सारे काफी अच्छे अच्छे विचार हम पढ़ते हैं। आगे जितने भी हमारे सेशंस आएंगे वहां पे कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे हम लोग। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा था, एक ओवरव्यू में अगर आपको दूं, तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिज्म जो है ना, अपने आप समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ। क्या होगा, जैसे क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, लोगों का, वर्कर्स का शोषण होता है। अब जो मार्क्सवाद है, आपके कार्ल मार्क्स है, वो क्या कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग जो है, यानी कि श्रमिक जो है, इतने शोषित हो जाएंगे कि वो विद्रोह करना स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका शोषण वो स्वीकार नहीं करेंगे, और क्या हो जाएगा, विद्रोह करना स्टार्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म अपने आप समाप्त हो जाएगा और समाजवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है जी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आपका जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सरकार के पास होता है। ठीक है जी। और गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि आपके जो कल्याण है उसमें वृद्धि होगी, यानी कि गवर्नमेंट सबके कल्याण के बारे में सोचेगी, सिर्फ निजी हित के बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है जी। अब देखिए इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले है हमारा सरकारी स्वामित्व, ये तो हमारा क्लियर है पॉइंट। एंड उसके बाद है आपका केंद्रीय योजना, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, कि जो भी योजना बनती है वो केंद्र से बनती है और सभी को उसी को फॉलो करना पड़ता है। एंड उसके बाद है लाभ के बजाय सामाजिक कल्याण, यानी कि सबके कल्याण के बारे में यहाँ पे सोचा जाता है। रोजगार की गारंटी, यस ये भी है आपके पास, की सिक्योरिटी होती है आपके पास जॉब में। एंड उसके बाद है मिनिमम इनकम इनिक्वालिटी, कि इनकम इनिक्वालिटीज आपके पास कम से कम पाई जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सबके कल्याण के बारे में इक्वली एफिशिएंटली सोचती है। आगे हम बात करें अगर इसके लाभ की, तो लाभ आपके पास क्या है, सामाजिक समानता। अब देखिए अगर इनकम इनिक्वालिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली सामाजिक समानता यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। शोषण नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर काम किया जाएगा तो शोषण करने वाला कोई नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। अब देखिए बुनियादी सुविधाओं में आता है बेटा आपके पास, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन एंड आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो ये ऐसी चीजें ना जिनको हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं। पब्लिक गुड्स को बनाने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट करती है, और प्राइवेट सेक्टर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फायदेमंद कामों में बेनिफिट होता है। ठीक है जी। मतलब कि आपके पास ऐसे वस्तुओं का निर्माण में प्राइवेट लोगों को फायदा होगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन जो आपकी ये बुनियादी सुविधाएं होती है, अब जैसे स्कूल है, अगर स्कूल की स्थापना की गई तो वहां पे क्या है, एकदम से रिटर्न आना पॉसिबल नहीं होता। वहां पे तो आपके पास क्या है, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, और बच्चों को शिक्षा जब मिलेगी तो बड़े होके आपका उनका रिटर्न आएगा वापस। ठीक है जी, जब वो बड़े होके काम काज करने लग जाएंगे। तो ऐसे जो काम है जिसमें लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी, तो वहां पे बेनिफिट वाले काम आपकी गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है जी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होती है। एंड उसके बाद है आपका योजनाबद्ध विकास की, यानी प्लान्ड डेवलपमेंट की प्लानिंग की जाती है। पहले हमने ये काम करना है, देन हमने ये काम करना है, जैसे आपने पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा। और अभी आपका जो नीति आयोग वगैरह का सिस्टम है, ये भी इसी चीजों से संबंध रखता है। ठीक है जी।
आगे हम बात करते हैं आपके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स इसमें क्या है बेटा, नवाचार की कमी। अब देखिए, जो हमने ऊपर मेरिट पढ़ा था वो यहाँ पे आपका डीमेरिट है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे पास जब हम कहेंगे कि जब हमारा कंपटीशन नहीं होगा ना, कंपटीशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम नई नई तकनीकें लाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो भी चीज बन रही है वो सही है, ठीक है जी, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो वहां पे हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये होगा कि आपकी नवाचार की कमी होगी। एंड उसके बाद है आपका नौकरशाही में वृद्धि, एक्सेस ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे होगी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब आपके पास जो नौकरशाही वाला सिस्टम है वो आपके पास यहाँ पे ज्यादा चलेगा। एंड इसके बाद आपके पास है संसाधनों की बर्बादी, यानी कि इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास आता है कि आपका जितने भी संसाधन है उनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। तो जितना जो जो यूज हो रहा है उतना उतना उसको कीजिए, बाकी हम कुछ भी एक्स्ट्रा करने की यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे। एंड उसके बाद है आपका कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, जब हम नई चीजें नहीं लाएंगे, टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली आपकी कम होगी ही होगी। तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, यूएसएसआर वगैरह, ये सारी चीजें आपकी क्या है, पूर्व यूएसएसआर, ये आपकी किसके एग्जाम्पल है, आपकी सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमीज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा क्या आता है, जिसमें कि आपके समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमीज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कल्याण भी होगा साथ में लाभ भी होगा, मतलब कंपनीज भी होगी और गवर्नमेंट भी होगी, तो साइमल्टेनियसली दोनों का काम चलेगा, वही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसके बेनिफिट्स हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स इसमें क्या है, सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व है, और बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको जस्ट समझा दिया है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं देंगे। सरकारी नियंत्रण और योजनाएं, ये भी बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कंट्रोल होगा, रेगुलेशन होगा और प्लानिंग भी की जाएगी। एंड उसके बाद है लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों, प्रॉफिट भी होगा और आपके पास सोशल वेलफेयर भी होगा। एंड उसके बाद है उपभोक्ता विकल्पों की स्वतंत्रता, यानी कि कंज्यूमर फ्रीडम विद रेगुलेशंस। अब इसमें क्या है, आपके पास कंज्यूमर को फ्रीडम है, क्योंकि देखो कैपिटलिज्म भी है और आपके पास सोशलिज्म भी है, तो इसमें क्या है, विकल्प भी है आपके पास, आप आसानी से कहीं से भी कोई भी कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, और उसमें रेगुलेशंस भी है आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है हर एक चीज कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, इसकी फीचर्स हैं। एंड लाभ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है आपका संतुलित विकास। अब देखिए, संतुलित विकास का मीनिंग क्या है कि जब गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर्स दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो आपके पास ना सिर्फ प्रॉफिट होगा बल्कि आपका वेलफेयर भी होगा। इट मीन्स आपका इकोनॉमी में संतुलित विकास होगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट आपके सोशल ओवरहेड कैपिटल पे काम करती है, यानी कि आपके जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की थी ना, कि बुनियादी ढांचे पे अगर गवर्नमेंट काम करती है, तो वहीं दूसरी साइड जो आपके बिजनेस सेक्टर होगी वो आपकी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपका बुनियादी ढांचा सुधरेगा बल्कि आपका इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट होगा, तो इसी को हम कहेंगे आपका संतुलित विकास। एंड उसके बाद आता है सामाजिक उद्देश्य और लाभ दोनों, यानी कि बेनिफिट एंड आपका प्रॉफिट एंड आपका वेलफेयर दोनों देखे जाएंगे। उसके बाद है आपके संसाधनों का मिश्रित उपयोग, के दोनों ही मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाता है। एंड उसके बाद है आपका रोजगार के अवसर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटलिज्म भी है, और यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी एंड लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब उसके बाद आता है आपके पास डीमेरिट्स, इसकी हानियां। हानियों में आता है हमारा लाल फीताशाही सबसे पहले, उसके बाद है नीति में असंगतता। देखिए, लाल फीताशाही का मतलब होता है बेटा एक ऐसी व्यवस्था जहां पे किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मान लो हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो एक लाइसेंस जो आपके पास 1 घंटे में बन सकता था, उसके लिए आपको ना जाने कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज के बाद आपका जाके कभी काम होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाल फीताशाही। और लाल फीताशाही का मतलब देखो, लाल फीताशाही रेड टेपिज्म में इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके जब ब्रिटिश काल के टाइम ना, जितनी भी आपकी फाइल्स होती थी, जो पेंडिंग फाइल्स होती थी, उनको एक लाल फीते से बांध के रखा जाता था,
था, और आपको पता है कि जो फाइल पेंडिंग रह गई वो फिर ना जाने कब तक पेंडिंग ही रह जाती है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं आपके लाल फीताशाही का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां जल्दी जल्दी काम हो जाता है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपका जो काम है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलता है। इसी वजह से इसको हम रेड टेपिज्म या फिर लाल फीताशाही का नाम देते हैं। एंड उसके बाद है नीति में असंगतता, असंगति। इसका मतलब क्या है कि जो नीतियां है ना वो प्रॉपरली हमारे एफिशिएंटली नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ना तो पूरी तरीके से आपका कैपिटलिज्म है, ना तो पूरे तरीके से आपका सोशलिज्म है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतियां जो है उस प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाती है जितना हमारी बननी चाहिए थी। ठीक है जी, उसके बाद है सरकारी और निजी टकराव। टकराव हो जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट और निजी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है जी, उसके बाद है भ्रष्टाचार की यहाँ पे संभावना होती है, बिल्कुल होती है। एंड देन इसमें हम बात करते हैं आपके पास एग्जाम्पल्स की, इंडिया, फ्रांस एंड आपके यूके आदि जैसी कंट्रीज आपकी इसमें आती है। चलिए, ये थे हमारी फर्स्ट टाइप, जिसको कि हमने इकोनॉमी या फिर हम कह सकते हैं राज्य के स्वामित्व के आधार पे पढ़ा था कि आपका कहाँ कहाँ किस किस तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा या फिर आपके प्राइवेट कंपनीज का कंट्रोल होगा। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन कैसे किया जाएगा। अब देखिए, इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें हम देखेंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था कोई विकसित है, अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था की जो कि आपकी विकसित होती है, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमीज की। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती है बेटा जिन जहाँ पे जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम आपकी, नेशनल इनकम आपकी, वो बहुत हाई होती है, काफी हाई होती है। ठीक है जी, उनका विकास ऑलरेडी हो चुका है, अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ये चीज हम इसमें देखते हैं। ठीक है जी, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, स्कूली शिक्षा, आपके हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का, ये सारी चीजें वहां पे बेहतरीन होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपकी डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं। एंड यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज। एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आपके पास क्या होती है, ऐसी इकोनॉमीज जो अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुंची है जहां उनको पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो अभी क्या है कि प्रोग्रेस में है, काम कर रही है, उस हाई स्तर को पहुंचने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए विकास कर रही है, विकास की गति में है। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ना तो बहुत ज्यादा हाई पर कैपिटा इनकम होगी, ना तो बहुत ज्यादा लो आपकी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वगैरह होगी, मॉडरेट लेवल का सिस्टम होगा। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इस सिस्टम में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होगा और साथ में जो लोगों का जीवन स्तर है वो भी आपका सुधर रहा होता है। ठीक है जी, एंड उसके बाद हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आपकी ऐसी इकोनॉमीज होती है जहां पे जो बुनियादी ढांचा है वो बिल्कुल आपका लो लेवल का होता है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा कम होती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम होता है। ठीक है जी, जीवन स्तर आपका बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो ये तीन टाइप की इकोनॉमीज थी, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपली आपकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि डेवलप्ड क्या है, अंडर डेवलप्ड क्या है एंड आपका डेवलपिंग क्या है। बहुत ही बेसिक सी चीजें है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन आपका नहीं है। देखिए, आगे हम बात करते हैं आपके आर्थिक क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभाजन की, यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर के आधार पर जब हम विभाजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। इसमें कौन कौन से, देखिए हमने जो पिछला लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर जो सेकंड था हमारा, वहां हमने बात की थी सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर की बात की थी। तो वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता है वो, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमीज वो होती है जहाँ पे जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि कौन सी होती है, जैसे कि जहां पे आपके डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया या फिर फिशरीज हो गई, ये सारी चीजें आपके पास किस में आएगी, आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कि आपकी डिपेंड करती है, जहां पे 50% से ज्यादा जो परसेंटेज है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इकोनॉमीज कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमीज कहते हैं। एंड सिमिलरली आपके पास जहां पे उद्योगिक
औद्योगिक या फिर औद्योगिक क्षेत्र का ज्यादा हिस्सा होता है उसको हम सेकेंडरी इकोनॉमीज कहते हैं। एंड जहां पे आपके पास सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का ज्यादा शेयर होता है, डोमिनेंस होता है, उसको हम कहते हैं आपकी टर्शियरी इकोनॉमीज। और ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बड़े ही अच्छे से समझाई है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा, उसको एक बार देख लेना, तब जाके आपको ये चीजें बड़े ही अच्छे से अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन कैसे किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो आपको पता है कि एक देश के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की इसमें, तो इसमें आता है हमारा उदारीकृत अर्थव्यवस्था या फिर ओपन इकोनॉमी। अगर बेटा सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो ओपन इकोनॉमीज हमारी ऐसी इकोनॉमीज होती है जहाँ पे जो आपके देश है, जो इकोनॉमीज है, वो आराम से दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसमें खुले रूप से किया जाता है। ठीक है जी। एंड जहां पे जिन इकोनॉमीज में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं किया जाता उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमीज कहते हैं। क्लोज मतलब बंद अर्थव्यवस्था, मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि दूसरे देश से व्यापार के लिए बंद है, वहां पे किसी भी तरीके का कोई व्यापार अन्य कंट्रीज के साथ नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो ये आपकी क्लोज्ड इकोनॉमीज एंड ओपन इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट है। एंड आगे हम बात करते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी का मतलब होता है निर्भर होना किसी भी पर। ठीक है जी। अगर एक कंट्री खुद सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है, वो किसी भी दूसरी कंट्री पे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिपेंड नहीं है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। एंड अगर एक इकोनॉमी आपकी डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो उसको हम कहेंगे आपकी डिपेंडेंट इकोनॉमी, यानी कि निर्भर अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो कि अन्य देशों पर निर्भर करती है। किस चीज के लिए? टेक्नोलॉजीज के लिए, वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए, पूंजी के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अन्य कंट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हमारी कहलाएगी आपकी निर्भर अर्थव्यवस्था, यानी कि आपकी डिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। जितनी भी बातें हैं बेटा, आज का जो सेशन था आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा सेशन था, लेकिन आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के इस सीरीज में हम एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी आपका पूछ के आ सकता है, तो हर एक कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज बड़े ही अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स को और देखना चाहते हैं, चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू के पेज को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।